नाज़रीन, आज दो चीज़ों के ऊपर बात करेंगे और ख़ास तौर के ऊपर इब्तिदा में जहां मुल्क भर के अंदर कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात आज उनका इनेकाद हुआ। पोलिंग हुई, इसके साथ साथ 5 बजे पोलिंग का वक्त ख़त्म होना था, वो ख़त्म हो गया। जो रिजल्ट्स थे वो भी गैर सरकारी गैर रस्मी नताइज आ रहे हैं, वोटों की गिनती जारी है। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून, आज़ाद उम्मीदवार, दीगर जमातें वो तमाम इसमें शिरकत कर रहे हैं। और अब देखना ये कि मैदान कौन मारेगा। इसके हवाले से जो गैर सरकारी गैर रस्मी नताइज हैं वो आ रहे हैं। इस वक्त वोटों की गिनती का सिलसिला जारी है। इस हवाले से मजीद हम बात भी करेंगे आपसे कुछ देर में, लेकिन इस हिस्से के जो इस स्पेशल ट्रांसमिशन का ये हिस्सा है, इसके ऊपर आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो एक और अहम बात और एक और अहम मौजू, जिसके ऊपर आज दोपहर में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हमारे मोहिद यूसुफ, इसके साथ साथ वफाकी वजीर इंसानी हकूक शीरी मजारी, एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई फॉरेन ऑफिस के अंदर, जहां पर भारत की जानिब से जितने भी जो उसके जुल्म, ज्यादतियां, तशद्दुद और जो उसका मकरू चेहरा है वो दुनिया के सामने लाया गया और उसको दिखाया गया। 131 सफात पर मबनी डोजियर, ये मेरे सामने मौजूद है, ये डोजियर ये पूरी अक़वामी बरादरी को, इंटरनेशनल कम्युनिटी को, सबको भेजा जाएगा। ये तरतीब दिया गया है और उसमें बताया गया है कि किस तरीके से भारत में और खास भारत ने मकबूजा कश्मीर के अंदर जो इलीगल इंडियन ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर है वहां पे जुल्म और बर्बरियत का बाजार गर्म कर रखा है और इसमें जाली मुकाबलों, खवातीन की आबरूरेजी, साथ साथ ये भी इस डोजियर में सबूत के साथ पेश किया गया है। ये आपको बता दें कि कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो बगैर सबूत की, उस सबूत के साथ तमाम चीजें पेश की गई हैं। और इसमें दहशतगर्द तंजीम दाइश के 5 कैंप भी भारत चला रहा है, जो सो कॉल्ड अपनी राइजिंग एंड शाइनिंग जो डेमोक्रेसी है उसके हवाले से बात करता है। 5 दाइश के जो कैंप्स हैं वो चला रहा है। इसके साथ साथ जो स्टैटिस्टिक्स हैं, जो फिगर्स हैं, 2 से 31 अफराद को बिजली के जो करंट है, शॉक्स वो लगाए गए। 8,226 इज्तिमाई कब्रें दरियाफ्त की गई हैं। बैनुल-अक़वामी बरादरी के लिए उसकी आंखें खोलने के लिए यही सब कुछ बहुत ज्यादा है। और खास तौर के ऊपर 239 टारगेट सेल कायम रखे गए हैं। साथ ही साथ जो है वो अब तक लॉकडाउन भी है। और जिस तरह से हम देखते हैं कि पूरी दुनिया ने कोविड का जिस तरह से सामना किया, कोविड में, लॉकडाउन में दुनिया को मालूम हो गया, लेकिन आज भी इस मकबूजा वादी के अंदर तमाम तर इंसानी हुकूक सलब किए हुए हैं। किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं है, किसी किस्म की कोई कम्युनिकेशन नहीं है और जुल्म और बर्बरियत और जब्र का बाजार गर्म किए रखा है। यह एक बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और ये जो डोजियर तैयार किया गया है इसको इंटरनेशनल कम्युनिटी के जरिए, और जिस तरीके से हम देखें कि इस वक्त पाकिस्तान आलमी बरादरी का मरकज निगाह है। अफगानिस्तान की सूरत हाल के बाद मुख्तलिफ ममालिक के जो वुज़रा खारजा हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं यहाँ पे, तो यकीनन इस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी, बैनुल-अक़वामी बरादरी, वो ताकतें जो कि अपना असर रसूख रखती हैं, उनकी आंखें खोलने के लिए भी काफी होगा। और शवाहिद जब पेश किए गए तो ये उम्मीद भी की जाती है कि वो भारत के खिलाफ अपनी कार्रवाई भी करेंगे और उसको लगाम भी डालेंगे कि जो इंसानी हकूक के अलमबरदार जो ममालिक हैं, जो एक परिंदे, एक जानवर की हकूक का भी ख्याल रखते हैं, जब उनको इंसानी हकूक की पामाली यहाँ पे ये सबूत के साथ नजर आएगी तो यकीनन उनकी भी आंखें खुलेंगी भी और उनका जिस्म भी कांपेगा। ये वो चीजें जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे। इस सब के ऊपर आज बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर साहब। बहुत शुक्रिया आपका ब्रिगेडियर साहब, आप मेरे साथ मौजूद हैं। इसी के साथ साथ हमें तज्ज़िये के लिए ज्वाइन करेंगे हामिद अल मुशक्की साहब, उनसे भी हम बात करेंगे। ब्रिगेडियर साहब, आपसे सबसे पहले मैं आता हूं और आपसे बात करूंगा। इससे पहले भी हमने देखा था कि डोजियर दिया गया और आज भी एक बड़ा मौसर डोजियर दिया गया है। पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है। वजह क्या है कि अब तक भारत को ये नकेल लगाम नहीं डाली जा सकती? बहुत बहुत शुक्रिया फरीद। जो नकेल डालने का जवाब, जो भारत से क्वेश्चन करने का जवाब, जो भारत से जवाब मांगने का जो सवाल है, वो शीरी मजारी ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा इफेक्टिवली उठाया। उन्हें कहा दुनिया के डबल स्टैंडर्ड्स हैं। मोहिद यूसुफ ने भी ये कहा और ये साफ साफ जाहिर हो रहा है कि जो दुनिया के डबल स्टैंडर्ड्स हैं, यूएन के डबल स्टैंडर्ड्स हैं, अमेरिकन के डबल स्टैंडर्ड्स हैं, इसलिए कि वो भारत को किसी और प्रिज्म में देखते हैं, इजराइल को किसी और प्रिज्म में देखते हैं, पैलेस्टाइन और कश्मीर को किसी और प्रिज्म में देखते हैं।
और ये बुनियादी तौर पे वो हिपोक्रेसी, झूठ, फरेब, धोखाधड़ी और हाई हैंडेडनेस का मुजाहरा है, जिसके जरिए बड़ी ताकतों ने यूएनओ को भी कंट्रोल कर लिया। यूएनओ नहीं रही, वो यूनाइटेड नेशन कॉर्पोरेशन बन चुकी है। और लीग ऑफ नेशन के बाद जैसे यूएनओ को बनाया गया था, तो बुनियादी उसको बनाने का मकसद था कि दुनिया में जंगें रुकवाएं, स्कर्मिशेस रुकवाएं, दुनिया में कन्फ्लिक्ट जो है उसके लिए एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो कन्फ्लिक्ट को कंट्रोल कर सके और मुल्कों के दरमियान अमन ला सके। अभी जब यहाँ देखिए यूएनओ चिट देने लगी है रेजोल्यूशंस के जरिए यूनाइटेड स्टेट्स को और बाकी 43 मुल्कों को, जाओ इराक को तबाह कर दो, जाओ लिबिया को तबाह कर दो, जाओ सीरिया को तबाह कर दो और जाओ अफगानिस्तान को तबाह कर दो। सफर ह्यूमिलेटिंग डिफीट, वर्स्ट डिफीट, और उस डिफीट को, उस शिकस्त को बर्दाश्त करने के बाद बेशर्मों की तरह खड़े हो जाओ और कहो कि जी हम तो जीत गए। ये पूरे का पूरा थीसिस है, और ये थीसिस एक इंपीरियल एजेंडा है। इस एजेंडे के अंदर कुछ हाई हैंडेडनेस है, कुछ जियोनिस्ट लॉबी है जो अमेरिका के अंदर सरबसरे पेकार है और जिसका मकसद है दुनिया में तबाही और बर्बादी करना। और अमेरिकन जितनी भी अपना लीडरशिप है वो खुद तो आजाद है नहीं, देयर अंडर दैट जियोनिस्ट लॉबी जो एवोलॉजिकल ज्यूज हैं, जो कहते हैं टू टॉक अगेंस्ट इजराइल इज टू टॉक अगेंस्ट गॉड, और दुनिया में दहशतगर्दी का बाइस है। अब उसके अंदर एक और एक्सट्रीमिज्म मिल गया है, एक और आरएसएस की फिलॉसफी मिल गई है जिसको आप हिंदुत्व कहते हैं। सो देयर इज अ नेक्सस ऑफ जोनिस्ट हिंदुत्व नेक्सस, मजहब की बेसिस पे दुनिया को तबाह करना चाहता है। और चूंकि अच्छा सर, आपने जो बात की है कि चलें मजहब की बुनियाद पे, आपने कहा आरएसएस की आपने बात की, आपने नेक्सस बता दिया, जो ज़ोनिस्ट लॉबी उसकी आपने नेक्सस बता दिया और मजहब की उसके ऊपर बता दिया, लेकिन उसके साथ साथ सर दहशतगर्दी तो कोई भी इसको एक्सेप्ट नहीं करता है, टेररिज्म को तो कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता है। टेररिज्म के खिलाफ तमाम लोग ही हैं, कोई भी नहीं चाहेगा कि उसका मुल्क जो है, उसके अवाम, उसके लोग या फिर दुनिया या खित्ते जो हैं वो दहशतगर्दों के हाथ में या दहशतगर्दी का शिकार हो जाए। भारत जो है ये दालमी जो दहशतगर्द तंजीम दाइश है उसका तो 5 कैंप चला रहा है, तो जब वो 5 कैंप चला रहे हैं तो इस पे खामोशी क्यों है सर? जो हुकूमत दहशतगर्दी पे ना बनी हो, जो दहशतगर्दी की परवरदा ना हो, जो दहशतगर्दी की पैदावार ना हो, जो दहशतगर्दी प्रीच ना करती हो, जो हाई सेक्युलर वैल्यूज, हाई ह्यूमन वैल्यूज और हाई रिलीजियस वैल्यूज पे बेस करती हो, उससे तो आप वही एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो आप कह रहे हैं। लेकिन जो लीडरशिप है, जो हुकूमत है, जो पैदावार आरएसएस की हो, जिसके बनाने वालों ने 1928 में लिखा था कि इंडिया के अंदर सिर्फ हिंदू रहेंगे, अपनी किताब में वर्बैटम मौजूद है। जिस मुल्क में इंदिरा गांधी जो अपने आप को डेमोक्रेटिक रूलर कहती है, उसने अपने पहले खिताब में कांग्रेस के अपनी असेंबली के अंदर कहा हो कि मैं अपने पुरखों की बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन मैं उन्हें इस बात पे माफ नहीं कर सकती कि उन्होंने बर्रे सगीर का बंटवारा करके पाकिस्तान बनाया। मैं इसको अनडन करके रहूंगी, अगर कर सकी तो मैं सक्सेसफुल और एक कामयाब लीडर जो है तस्वुर की जाऊंगी, अनकोट। तो अब जब जहां पे ये फीलिंग्स मौजूद हो और फीलिंग्स के अंदर लीडरशिप के अंदर ही नुकसान पहुंचाने का एटीट्यूड हो, ये आरएसएस क्या है? ये दहशतगर्दी की पैदावार है। इनके जो 30,000 जो इनके शाखास चल रहे हैं, वहां जिन प्रीचक्स को ट्रेन करते हैं, वहां ये क्या हलफ उठाते हैं, मैं वो हलफ रिपीट नहीं कर सकता जो ये पाकिस्तान के हवाले से कहते हैं। जो लिंचिंग अपना हो रही है इंडिया के अंदर, दलित के साथ जो जुल्म हो रहा है, जो रेड कॉरिडोर है जहां के 74 रियासतों में जो है वो 36 डिस्ट्रिक्ट्स में आजादी की मुहिम माइश चला रहे हैं और वहां वो इंडियन आर्मी को मार के फेंक रहे हैं, टुकड़े करके फेंकते हैं जब इंडियन आर्मी वहां जाती है। जहां सिख बैठे हुए हैं अपना कैपिटल के अंदर, उनकी बात नहीं सुनी, वो क्या हाई डेमोक्रेटिक वैल्यूज है, वो सेकुलर वैल्यूज है। तो जब इस किस्म के लोग मौजूद होंगे और इनका वो नेटवर्क चले, आप बड़ों से लड़ लें, आप लोगों को मार दे, लेकिन स्कूल के बच्चों ने क्या कसूर किया सर? लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी, इंटरनेशनल पार जो है, दाइश तो एक इंटरनेशनल दहशतगर्द तंजीम है ना सर, ये यानी कि इसकी सपोर्ट अगर कोई इसके कैंप चला रहा है तो ये कोई मामूली बात तो नहीं है। चले ठीक है, इसमें भी एक कलीजन है, इसमें भी फरीद एक कलीजन है। दाइश आईएसआईएस जो है वो उसके अंदर बहुत बड़ा हाथ सीआईए का है,
और वो इसलिए खामोश रहती है, उसको पता है कि इंडियन ये कैंप चला रहे हैं। श्रीलंका में जो कुछ हुआ था वो दाइश के चैप्टर से नहीं हुआ था, जो गिरजे के अंदर हमला हुआ था वो दाइश के चैप्टर से हुआ था ना। ये दाइश के कैंप चला रहे हैं, ये ठीक। 84 के करीब ट्रेनिंग कैंप चलाते सर, हैं। मैं कतई तो कलामी की सबसे माजरत चाहूंगा अफगानिस्तान आपसे। के अंदर। मैं आपकी तरफ जरा दोबारा आता हूं। हमारे साथ मौजूद हैं कश्मीरी रहनुमा मिशाल मलिक साहबा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया मिशाल साहबा। आज जो आपने देखा, हमने भी देखा कि एक और डोजियर तैयार किया गया है 131 पेजेस का, जिसके अंदर जो इलीगल इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर जो जुल्म, तशद्दुद, जबर खवातीन के साथ, बच्चों के साथ, इज्तिमाई खबरें, ये वो तमाम चीजें हैं। मैं चाहता हूं कि आप इसमें बताएं कि आज तक की तमाम जुल्म, तशद्दुद, बर्बरियत जारी है। एक और डोजियर हमने तैयार तो कर लिया है। आप समझती हैं कि इंटरनेशनल पावर इसके ऊपर कुछ एक्ट भी करेंगे? देखिए, ये एक बहुत ही वेलकम स्टेप है। पाकिस्तान ने हमेशा, खासतौर से पाकिस्तान के फॉरेन वजीर खारजा और फॉरेन ऑफिस ने हमेशा भारतीय जो मजालिम है उसके खिलाफ आवाज बहुत बुलंद की है। और ये डोसियर जो इन्होंने प्रेजेंट किया है, जिसके अंदर इन्होंने वीडियोस भी इंटरनेशनल मीडिया को दिखाई हैं जो भारतीय मजालिम है मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर। और जब से आर्टिकल 370 का खात्मा हुआ है भारतीय मजालिम में और भी मजीद इजाफा हुआ है। और खासतौर पे अभी जो हाल ही में सईद अली गिलानी साहब के साथ जो हुआ कि उनकी आखिरी रस्मात भी अदा ना हो सकी और उनकी डेड बॉडी के साथ भी हिंदुस्तान ने अपना इंतकाम लिया। उसी तरह हमारी जितनी क़यादत है उसको जेलों के अंदर टॉर्चर किया जा रहा है। और इस वक्त सूरत हाल इतनी खौफनाक हो गई है कि हमारा कोई राब्ता भी नहीं होता। जो थोड़ी बहुत जो फुटेजेस आती हैं, जिसमें हाल ही में एक फोटो आई थी जिसके अंदर एक ट्रक ने रोल ओवर कर दिया एक औरत के ऊपर, उसकी आधी बॉडी क्रश हो गई, देखी नहीं जा सकती। बल्कि ये एक ऐसी ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है कि रोज एक नया एक उन्वान देना पड़ता है। मिशाल साहब, खवातीन के हवाले से जरा बताइएगा, क्योंकि डोजियर के अंदर खवातीन से आबरूरेजी है, ज्यादती है, इनकी चीजें बड़ी है, बहुत ही अफसोसनाक और उसका मकरू चेहरा भारत का सामने आया है। खवातीन के हवाले से मैं चाहूंगा जरा सा इस पर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि खवातीन का इतना मुश्किल और कठिन है जो रोल है मकबूजा जम्मू कश्मीर की औरतों का। खास तौर पे वो औरतें जो बेवा हो गई हैं या जिनके जवान बेटे शहीद हो गए या गायब कर दिए गए हैं, क्योंकि वाहिद यही खिता है दुनिया में जहाँ पे औरतों को वो अनोखे टाइटल्स मिले जिसमें हाफ विडो, हाफ मदर, जिनको पता ही नहीं है। और सबसे बड़ी अजियत होती है कि एक दफा तो चले तो काम तो होता है अगर कोई किसी का कोई शहीद हो जाए, कोई फैमिली मेंबर, मगर जो गायब कर दिए जाते हैं, जिनकी डेड बॉडी या जैसे खाकी तक नहीं मिलती है, तो वो सारी उम्र ही उसी कर्ब में उनकी गुजरती है और वो सुकून नहीं उनको मिलता। वो दर बदर के धक्के खाती हैं औरतें वहाँ की, और कभी पुलिस स्टेशन, आर्मी कैंप्स की, कभी कोर्ट कचहरियों के, और उनकी जो उस दौरान जो हरासमेंट होती है खानदानों की, मिसिंग पर्सन की, और उसमें औरतें बहुत बड़ा उनके ऊपर एक सोशो पॉलिटिकल या सोशो इकोनॉमिक तो बैरियर्स उनके ऊपर आ जाते हैं अचानक ही। उनके जो सिर का जो ताज होता है या घर का जो मेंबर, अर्निंग मेंबर जो है मोस्टली, उसी को गायब कर दिया जाता है। तो उनके ऊपर सारा इकोनॉमिक बर्डन फॉल। बिल्कुल मिशाल साहब, क्योंकि बहुत ये जो बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, वो बरतानवी एक जरीदा और इंटरनेशनल जो जरीदे हैं वो भी उसको कोट करते हैं, जिसके मुताबिक बरतानवी अखबार के मुताबिक मकबूजा कश्मीर में 8 से 10,000 अफराद लापता हैं और 13,000 बच्चों को कैद भी किया गया। तो हम नहीं कह रहे, ये तो इंटरनेशनल जो है वो आपकी जो जर्नल्स है वो कह रहे हैं, अखबार कह रहे हैं सारे। देखिए, ये लक्समबर्ग की आबादी से भी ज्यादा है जो यहाँ पे बच्चों को जो मारा गया है, जेल्स में डाला गया मकबूजा जम्मू कश्मीर में। इतना जुल्म है, इतनी एट्रोसिटी, और रेप एज अ वेपन ऑफ वॉर सिर्फ औरतों पे नहीं यूज किया गया, बच्चों पे किया गया है, आदमियों पे किया गया है। सेक्सुअल हरासमेंट, जेलों में टॉर्चर किया जाता है, उनकी जेनिटल्स को इलेक्ट्रोक्यूट किया जाता है। तो ये खाली सिर्फ बच्चों, औरतों का नहीं है, बल्कि आदमियों के साथ भी जो 3rd डिग्री टॉर्चर किया गया है, इसकी कहीं मिसाल नहीं मिलती। गुआंटानामो बे से भी कहीं हद तक ज्यादा ये है, क्योंकि यहाँ पे तो कोई एक्सेस है ही नहीं, ना इंटरनेशनल मीडिया की या ना इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स की। पैलेस्टाइन में तो फिर भी आपको पता है कि जो वहाँ की लीडरशिप है, वहाँ एयरपोर्ट है, वो ट्रेवल कर सकते हैं, ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स हैं, और वहाँ पे इंटरनेशनल मीडिया के सारे दुनिया के चैनल्स के ऑफिस हैं। मकबूजा जम्मू कश्मीर वो एक वाहिद खिता है, मैं समझती हूँ पूरी दुनिया के अंदर, जिसकी मिसाल नहीं मिलती कि यहाँ पे जो कर्ब्स हैं, चाहे वो मीडिया है, चाहे वो हर तरह की जो पॉलिटिकल वॉइसेस हैं, उनको दबाना, अवाम को कत्लेआम करना,
तो वो जो डॉसियर भी प्रेजेंट किया गया जिसमें बहुत सा फोटोग्राफिक और विजुअल एविडेंसेस दिए हैं साथ, जी हाँ। और साथ रिकॉर्डेड स्टेटमेंट्स भी दिए हैं विक्टिम्स की, मगर ये बहुत कम है। मैं यही कहना चाह रही हूँ कि अनरिकॉर्डेड डेटा इतना ज्यादा है कि हम अंदाजा ही नहीं लगा सकते उसका। लेकिन जितना डेटा मौजूद है, आप समझती है कि इससे पहले भी हम डोजियर्स बनाते रहे हैं, हैंड ओवर करते रहे हैं, अब भी हमने एक डोजियर बनाया है और उसको यकीनन हैंड ओवर भी किया जाएगा, कुछ आपको पेशरफ्त होती नजर आती है? देखिए, इस वक्त एक कंटिन्यूस स्ट्रगल है ये हक खुद इरादियत की। यही मसले का हल ही यही है कि कश्मीरियों को आज़ादी का हक दिया जाए, मगर इसके लिए जो जद्दोजहद करनी है उसमें सबसे कलीदी रोल जो है इस वक्त पाकिस्तान का है, क्योंकि हमारी क़यादत नजरबंद है, उनके ऊपर भी बैन लगाया हुआ है, आवाम की कोई सुनवाई नहीं हो रही, उनकी आवाज़ बाहर तक नहीं पहुंच रही है। तो पाकिस्तान के कंधों पे इतना बड़ा बोझ है, क्योंकि शहरत भी कट गई है, हुर्रियत रहनुमाओं की भी आवाजें दबाई जा रही है, उनको कत्ल किया जा रहा है, उनको जहर दिया जा रहा है जेलों के अंदर। तो इस वक्त पाकिस्तान ने जो डॉसियर बनाया है, ये ना सिर्फ यूनाइटेड नेशन बल्कि इंटरनेशनल वर्ल्ड बॉडीज ICRC जिनीवा के अंदर, ये ह्यूमन राइट्स की जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो वर्ल्ड बॉडीज हैं। अच्छा मिशाल साहब, एक सवाल मैं आपसे लास्ट करूंगा कि हमने पहले गन का तो इस्तेमाल देखा, लेकिन अब केमिकल वेपन्स का भी इस्तेमाल हो रहा है, ये तो बहुत खतरनाक बात है। बिल्कुल, यहाँ पे केमिकल वेपन, फॉस्फोरस सेल्स यूज की जा रही हैं। पहले सारे जो वेपन जो इंसानों पे बैन हैं, जो जानवरों पे बैन हैं, वो उनका ट्रेड करता है इंडिया, और वो अनआर्म्ड सिविलियंस पे यूज करता है, जो इलीगल है, जो अगर इंटरनेशनली देखा जाए जो खिलाफ वर्जी कर रहा है इंटरनेशनल डिफेंस ट्रेड की हिंदुस्तान, इसका सारा डिफेंस ट्रेड खत्म हो सकता है, इसके डिफेंस वेपन जब्त किए जा सकते हैं, ब्लैक लिस्ट हो सकता है, सैंक्शंस इम्पोज की जा सकती हैं। मगर मैं देखती हूँ कि दुनिया का एक दोहरा मेयार है, आधे बहुत से ममालिक दुनिया के अंदर इस वक्त हिंदुस्तान के साथ ट्रेड करना चाहते हैं, बड़ी मंडी है। मगर मैं इसके साथ साथ इस वक्त ये भी देख रही हूँ कि इस वक्त जो ये वक्त गुजर रहा है, इस वक्त अफगानिस्तान का भी मसला काफी हद तक हल हो गया है, खित्ते के अंदर ब्लॉक चेंज हो रहे हैं, और ग्लोबली भी अगर देखा जाए जो चाइना और अमेरिका के बीच में जो हेजेमनी या जो उनके बीच में आपस में जो सख्ती है, उसकी वजह से मैं देख रही हूँ कि इस वक्त हम एक यूनिपोलर वर्ल्ड से एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ जा रहे हैं, और अब इस वक्त हम एक नॉन पोलर जोन में, तो आइडियल टाइम है पाकिस्तान के लिए कि दुनिया भर के अंदर ये आवाज उठाए कश्मीर के हवाले से, ग्लोबल पीस, सिक्योरिटीज के हवाले से। शुक्रिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मिशाल मलिक साहब, आप इस पर मुझसे बात कर रही थी। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे अपने इसी मौजू के ऊपर मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। इस मौजू के ऊपर हम बात कर रहे हैं जो आज डोजियर जारी किया गया है तमाम तर शवाहिद के साथ। ब्रिगेडियर गजनफर मेरे साथ मौजूद है, इसी के साथ साथ हमें ज्वाइन किया लाहौर स्टूडियो से हामिद अल मशक्की साहब ने। बहुत शुक्रिया आपका हामिद साहब। ये फरमाइएगा जरा कि जिस तरीके से आज ये डोजियर आया है और जो एक तरह से भारत का मकरू चेहरा बेनकाब हुआ है, इस पर आप समझते हैं कि इसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी के सर पे कोई जू रहेंगी? क्योंकि हम तो अपना काम कर रहे हैं। फरीद, आपने बिल्कुल ठीक बात कही कि मेन कंसर्न तो ये है कि क्या इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है वो इसके ऊपर कोई रिएक्शन देगी या नहीं। मैं आपको सिर्फ दो बातें बताना चाहूंगा। एक तो ये आप ध्यान में रखें कि ये जो डोजियर है ये दरअसल चार्जशीट है इंडिया के खिलाफ उसके जंगी जराइम की। ये वो जंगी जराइम है जो वो कर रहा है, और अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इसको देखे तो ये हर सूरत पूरा उस पे पूरा उतरता है, चाहे इज्तिमाई कब्रें ले लें, चाहे आबरू रेजी ले लें, चाहे लोगों की अमलाक को जलाना ले लें, चाहे ह्यूमन राइट्स वायलेशन ले लें, सब जगह पे ये जंगी जराइम साबित शुदा हैं। और मैं आपको एक बात बताता चलूं कि डोजियर दुनिया में इतनी अहमियत रखते हैं कि 2008 में जो इराक पर हमला किया गया, जब जंग की गई, तो वो बेसिकली एक डोजियर को बुनियाद बनाया गया जो अक़वाम मुत्तहिदा में पेश किया गया, और उसी की बुनियाद के ऊपर अक़वाम मुत्तहिदा में जब इराक पर इन्वेजन का फैसला हुआ नेटो का, जो बाद में पूरा डोजियर भी गलत साबित हुआ, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा ने 20 लाख इराकियों को मारने का लाइसेंस जो दिया वो एक डोजियर की बुनियाद पर था। लेकिन आप कह रहे हैं कि जो डोजियर आपने जिसका हवाला दिया वो गलत भी बाद में साबित हुआ, और उसकी बुनियाद के ऊपर इराक पे इन्वेजन भी हुई, लेकिन पाकिस्तान जो डोजियर देता है वो तो मुकम्मल शवाहिद के साथ देता है, उस पर एक्शन मैं यही कहूंगा, यही मैं कहूंगा कि वो डोजियर जो डॉजी डोजियर के नाम से मशहूर हुआ, उसके ऊपर तो दुनिया ने आंखें बंद कर ली, और जो डोजियर मुकम्मल हकायक पर मबनी है,
जिस पर किसी सहाफी की एक फेक रिपोर्ट नहीं बल्कि ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन की पूरी तहकीक है। मुख्तलिफ न्यूट्रल इदारों इंक्लूडिंग एमनेस्टी इंटरनेशनल, इंडियन अखबारात की कटिंग, इंडियन आर्टिकल्स की कटिंग, हर चीज को अगर आप गौर से देखें तो ये एक मुकम्मल चार्जशीट है। और पाकिस्तान को चाहिए कि अब इसको ऐसे प्लेटफॉर्म पे लेके जाए जिसमें इंडिया के खिलाफ 3 तरह के एक्शन लिए जाएं। नंबर 1 हम देखें कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या करता है। नंबर 2 पे हम ये देखें कि क्या इंडिया को अब सैंक्शन नहीं लगनी चाहिए। हमें तो एफएटीएफ में मुफ्त में घसीटा जा रहा है, एफएटीएफ में असल में तो ब्लैक लिस्ट पे इंडिया को डालना चाहिए। और तीसरी बात ये है कि क्या इन जंगी जराइम के अंदर हिंदुत्व आइडियोलॉजी का जो सबसे बड़ा सुर्खील है ये मोदी, इसको क्या अदालतों में नहीं लाना चाहिए। गुजरात ठीक है, आपने ये 3 जो बातें कही है, मैं ब्रिगेडियर साहब से इसी चीज के ऊपर ले लेता हूं जवाब। ब्रिगेडियर साहब, जो बात है 3 पॉइंट्स हैं, इन तमाम चीजों को इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर क्या माजी में भी हम लेके गए हैं, और अगर ले गए हैं तो क्या फिर रिपीटेडली इसको ले जाना बेहतर रहेगा या नहीं? हम तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। फरीद, ये हमेशा ये बात याद रखिएगा कि पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है और पाकिस्तान एक न्यूक्लियर जौहरी मुल्क है, यू पोजेस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। और ये जो है इन तमाम चीज़ों को छोड़ के ये वेस्ट के नर में और ज़ियोनिस्ट के जहन में और इंडिया के जहन में बहुत बुरी तरह खड़कता है। जहाँ तक अब लोगों के जानने की, हम पाकिस्तान ने जो डोजियर तैयार किया है ना, एक प्रोफेसर विलियम बेकर है, वो डायरेक्टर है डायरेक्टर ऑफ क्रिश्चियन एंड मुस्लिम फॉर पीस, एक ऑर्गेनाइजेशन है, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है। उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत किताब लिखी थी, कश्मीर हैप्पी वैली, वैली ऑफ डेथ और कश्मीर। उसके ऊपर उन्होंने फिक्र लिखा है, दुनिया की नजरें अगर चाहती, दुनिया में वेस्ट में इनकी किताबें तो पढ़ी जाती है ना, अगर हमारा डोजियर नहीं पढ़ा जाता, बहुत सारे लोग पढ़ते। उन्होंने कहा था कि जो रेप है ना, द यूज ऑफ रेप, ऑक्यूपेशनल फोर्सेस जो रेप का इस्तेमाल करती है, वो कोई आइसोलेटेड केस नहीं है, वो कोई अनडिसिप्लिन्ड सोल्जर्स का केस नहीं है, वो एक बड़े सही तरीकेकार से उनका वेल ऑर्केस्ट्रेटेड एक ओवरऑल प्लान है, जिसका मतलब है कश्मीरी पीपीओ लोगों की विल और गैरत को दबाना। एक आसफा बानो थी अप्रैल 2018 में, उसको टेंपल में रेप किया गया था। उसके जो रेपिस्ट है उनकी फेवर में इंडिया के अंदर जुलूस निकला था, रेपिस्ट की फेवर में। ये चीजें दुनिया को मालूम है, दुनिया इस पे लिख रही है। डोजियर हमने पहले भी दिया, ये डोजियर भी जाएगा। लेकिन जब एक डेड वॉइस यूएनओ में बैठी हो और एक कंट्राइव किस्म का ट्रायो दुनिया के अंदर बैठा हो, जिसमें फिर कहूंगा विच इज डोमिनेटेड बाय द ज़ियोनिस्ट हिंदुत्व लॉबी, जहां पे इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंसान की जान से ज्यादा हो, जहां पे इकोनॉमी जो है वो वैल्यूज को तबाह करती हो। अमेरिका वैल्यूज की बात करता है, वो वैल्यूज जो अफगानिस्तान में तबाह की गई या वो वैल्यूज जो कश्मीर में दबाई जा रही है, रोजाना दबाई जा रही है, और हम इसके ऊपर बोल रहे हैं। राइट सर, मैं इसके ऊपर मजीद बात करता हूं सर। यूज ऑफ दी केमिकल वेपन्स, इसके ऊपर जरा बात करेंगे, क्योंकि इससे पहले गन्स का इस्तेमाल और केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल, और फिर खास तौर के ऊपर जो है वो इतनी बड़ी तादाद में इज्तिमाई खबरें, इन चीजों के ऊपर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रिगेडियर साहब, हम बात कर रहे थे ये जो पहले गन के साथ साथ केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल, ये क्या माजरा है? फरीद, एक केमिकल वेपन्स जो है, आपको पता होगा कि ये एक क्लोरीन, फॉस्फेजीन जो चोकिंग एजेंट होता है, मस्टर्ड गैस होती है जो पेनफुल बर्न्स डालती है आपके स्किन की। और ये केमिकल वेपन्स जो हैं, ये इसके ऊपर एक मल्टीलैटरल ट्रीटी है जो केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल जो है उसको बैन करती है, और उनको ये डिमांड करती है कि उनको एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में डिस्ट्रॉय किया जाए। अब ये जो ट्रीटी है एक अनलिमिटेड ड्यूरेशन के लिए है, और इसको साथ साथ जो है 1925 का 1925 का जेनीवा प्रोटोकॉल है जो इसके साथ साथ केमिकल वेपन के यूज को बैन करता है, और ये डिमांड करता है कि वॉर के अंदर भी, आप तो बात कर रहे हैं ना एक कन्फ्लिक्ट की जो कश्मीर के अंदर जारी है, और राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की तहरीक है जो जेनीवा कन्वेंशन, इंटरनेशनल यूएनओ के रूल्स के मुताबिक, अगर इस तरह का एक आबादी जो 65% अगर आप कहें ऑफ कश्मीर मुसलमान जो हैं और वैली में 89% हैं, जब वो अपने हक के लिए और आज़ादी की आवाज़ उठाएं तो वो लीगलाइज तस्वर की जाती है, और उसके अंदर वो फोर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
लेकिन जो जमहूरियत जो हुकूमत होती है वो हाई हैंडेडनेस नहीं इस्तेमाल कर सकती। कहाँ केमिकल वेपन्स के ऊपर जाना विच इज एब्सोल्युटली अ वॉर क्राइम। और हमें चाहिए कि इसके लिए हम सिर्फ आईसीजे नहीं बल्कि वो अदारे जो केमिकल वेपन्स और जो एटॉमिक वेपन्स और इनको कंट्रोल करते हैं और जो इनके ऊपर रेगुलेशंस बनाते हैं, जो जिनीवा में बैठे हैं, ब्रसेल्स में बैठे हैं, जो उनके तरफ एक कॉम्प्रिहेंसिव केस लेके जाएं। और ये केस जो है उन सबूत के साथ जो पैलेट गन और केमिकल वेपन्स के यूज के जो इफेक्ट है, जो बहुत अच्छे तरीके से, जो बहुत वाज़ेह तरीके से डिटेक्ट किए जा सकते हैं, वो उनके जो इफेक्ट्स हैं उससे दुनिया को आगाह। सर मुझे ये बता दीजिएगा कि ये जो डोजियर्स तैयार किए जाते हैं, बहुत मेहनत के साथ इन डोजियर्स को तैयार किया जाता है, अरकरेजी के साथ तैयार किया जाता है, और तमाम शवाहिद को जब तैयार किया जाता है तो मैं और आप जानते हैं, बल्कि तमाम लोग कि शवाहिद के साथ जब किसी चीज को प्रेजेंट किया जाता है किसी सबूत के साथ, तो वो बहुत सबर तलब और मुश्किल मरला होता है। पूछना चाहता हूं कि अब से पहले तक जितने डोजियर्स हमने तैयार किए हैं, क्या अप्रोप्रिएट फोरम तक हम उसे पहुंचा सके हैं? हमने उसको आगे बढ़ाया है? उसे हमने अप्रोप्रिएट फोरम तो पहुंचाया, लेकिन देखिए ये चीजें जो होती है ये कोलैबोरेटिव मतलब वो म्यूचुअली रिस्पॉन्सिव होती हैं कि आपने अगर कोई चीज दी है तो दुनिया की बॉडीज को उसका रिस्पांस देना चाहिए। ह्यूमन राइट्स वॉच को, एशिया वॉच की रिपोर्ट्स आप उठा के पढ़े। एक बीबीसी ने फिल्म बनाई थी रेप के ऊपर जिसका नाम था ओशन ऑफ टीयर्स, एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी, बीबीसी ने नहीं बनाई थी, वैसे एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी, वो आज तक चली नहीं, जिसमें ये रेप की तमाम चीजें दी हुई हैं। अब ये चीजें जिन अदारों के पास जमा कराने हैं, हमारा काम सिर्फ जमा कराना नहीं है, वी हैव टू परस्यू इट विगरसली। और मैं तो यहाँ ये कहता हूं कि अगर इस किस्म के डोजियर्स के लिए हम अपनी फॉरेन मिनिस्ट्री के साथ कोई लॉबिस्ट हायर कर सके ह्यूमन राइट वॉच से, और वो पीस ऑर्गेनाइजेशन जो दुनिया में, जैसे मैंने आपको प्रोफेसर विलियम बेकर का जिक्र किया जो डायरेक्टर हैं पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट, इस किस्म के लोगों को अगर हम हायर कर सके और वो आवाज उठाएं, राइट। यानी आप ये कह रहे हैं कि लॉबिस्ट जो है वो इसमें मजीद और मौसर किरदार अदा कर सकते हैं। हामिद अल-मशरक़ी साहब, आप क्या समझते हैं, जो एडवाइस इस वक्त जो है वो ब्रिगेडियर साहब ने दी है, इसी तरह हमें करना चाहिए? बिल्कुल, मैं इससे एग्री करता हूं कि इंटरनेशनली पाकिस्तान को चाहिए कि लॉबिस्ट एंगेज करें। इसके साथ साथ मैं ये कहूंगा कि देखें, अब पाकिस्तान की बड़ी अहमियत बन गई है खित्ते में, अफगानिस्तान की सूरत हाल और सारी सिचुएशन को देखें तो पाकिस्तान को चाहिए, फॉरेन मिनिस्ट्री को चाहिए कि चाइना, टर्की, मलेशिया, इन ममालिक का इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करे और कोशिश करे कि इन ममालिक के इन्फ्लुएंस के साथ अपना असर और रसूख इस्तेमाल करके दुनिया को अकाउंटेबल करे फॉर द क्राइम डन बाय द इंडियन फोर्सेस। और ये अब पाकिस्तान के लिए एक बड़ा आइडियल मौका है इस हवाले से कि दुनिया को ये नजर आ रहा है कि पाकिस्तान जो है उसने जिस अंदाज में अफगान कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल किया है, चीजों को पुरअमन रखा है, दूसरे एंड के ऊपर पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है कि कश्मीर का मसला अब हल किया जाए, क्योंकि कश्मीर इज द ओनली फ्लैश पॉइंट इन सब कॉन्टिनेंट। इस चीज को पाकिस्तान को दुनिया को समझाना पड़ेगा कि अगर आप दुनिया में अमन की बात करते हैं और इंसानी हकूक की बात करते हैं, तो अब कश्मीरियों ने 70 साल से जो जुल्म सितम सहे हैं, अब मजीद उनके ऊपर जुल्म सितम नहीं हो सकते। पैलेट गन्स हो या केमिकल वेपन्स हो या उनके ऊपर जो है वो सोशल क्राइम हो, इकोनॉमिकल क्राइम्स हो, अब इनके ऊपर पाकिस्तान को इंटरनेशनल कम्युनिटी को एंगेज करना पड़ेगा थ्रू फॉरेन मिनिस्ट्री, थ्रू फ्रेंडली पावरफुल कंट्रीज। और फेक न्यूज के जरिए जो भारतीय प्रोपेगेंडा है वो भी हामिद अल-मशरक़ी साहब हालिया दिनों के अंदर बड़ा बेनकाब भी हो गया है और वो खुद इसमें बेनकाब हुआ है। तो इसके ऊपर हम बात कर लेंगे, लेकिन ये कि इस एक हम न्यूज ब्रेक लेंगे, न्यूज ब्रेक के बाद आएंगे तो कंटोनमेंट के जो इंतखाबात हुए हैं आज उसके ऊपर हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।